Good morning, students. Today we'll be discussing about the topic protozoan disease. In our previous lectures, we have discussed about some bacterial disease, viral disease and helminthes disease. In the chapter human health and disease, today our topic will be protozoan disease. So first we should know what is protozoa. पहले पता होना चाहिए कि protozoa है क्या, है ना? So if you remember your 11th class, we have studied about the 5 kingdom classification system. In 5 kingdom classification system, there was a kingdom called Protista. In Protista, there was a group called Protozoan group. If you remember, we studied about Plasmodium and Entamoeba histolytica. So today we will be studying about these two organisms, microorganisms, and these two microorganisms cause several diseases. So first we are going to discuss about Entamoeba histolytica. This is Entamoeba histolytica. It is a type of protozoan. अब हमें समझ में आ गया कि एक प्रोटोजोआ है और प्रोटोजोआ हमने कौन से क्लासिफिकेशन में पढ़ा था, प्रोटिस्टा में. और अगर आपको याद हो तो दे वर सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स, है ना, कि एक ही सेल के थे बट दे वर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, है ना. इतना याद दिलाना काफी है. आई होप आपको याद आ गया होगा. नेक्स्ट विल बी डिस्कसिंग अबाउट Entamoeba histolytica. It causes a disease called अमीबाइसिस और अमीबिक डिसेंट्री. ये कौन सी डिजीज कॉज करता है? अमीबाइसिस या फिर अमीबिक डिसेंट्री. एक ही नाम है, ठीक है. डिसेंट्री होती है बट किसकी वजह से? एंटअमीबा हिस्टोलिटिका के इन्फेक्शन की वजह से, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया है अमीबिक डिसेंट्री, ठीक है. और अगर बायोलॉजिकली अगर हम इसको बोले तो अमीबाइसिस टर्म यूज करेंगे. नाउ विल डिस्कस अबाउट मोड ऑफ ट्रांसमिशन, की ये फैलता कैसे है, ट्रांसमिट कैसे होता है एक इंसान से दूसरे इंसान में, है ना. ट्रांसमिशन कैसे होता है इसका? तो इसका ट्रांसमिशन होता है फीकल ओरल रूट से. अब ये तो हमने बहुत बार पढ़ा हुआ है कि व्हाट इज फीकल ओरल रूट. यहाँ पे एक चीज और याद रखो कि जो हाउस फ्लाई होती है, कई बार हम क्या बोलते हैं कि अगर मक्खी बैठ जाए खाने पे तो वो खाना हमें नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जो मक्खी है वो गंदगी पे भी तो जाके बैठती है. तो बहुत मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि वहां से ये डिजीज फैलने के मैक्सिमम चांस हो जाते हैं ना. तो द हाउस फ्लाई एक्ट एज ए मैकेनिकल कैरियर फॉर दिस पर्टिकुलर पैथोजन. विच पैथोजन? एंटअमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है. नाउ विल डिस्कस अबाउट सम साइंस एंड सिम्टम्स. कि अब ये हो गया है तो व्हाट विल बी द साइंस एंड व्हाट विल बी द सिम्टम्स, की होगा क्या फर्दर. सो कॉन्स्टिपेशन, पहला साइन सिम्टम आपको क्या दिखेगा? कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, ठीक है. एब्डोमिनल पेन स्टार्ट होगा. व्हाट इज एब्डोमिनल पेन? डू यू नो व्हाट इज एब्डोमन? एब्डोमन आपको पता होगा, अगर आपने 11th क्लास बहुत अच्छे से पढ़ी है तो ये सारी चीजें हमने वहीं से सीखी हैं. हमने बॉडी को 2 पार्ट्स में अगर डिवाइड किया है तो 1 इज थोरेक्स एंड 1 इज एब्डोमन. नेक को अगर आप हटा दो, यानी कि हेड नेक वाले एरिया को आप हटा दो, तो ये वाला जो पोर्शन है यहां से स्टार्ट होके जहां पे हमारे लंग्स होते हैं, लंग्स जहां पे खत्म होते हैं, वो वाला पोर्शन कहलाता है थोरेक्स. और उसके नीचे वाला जो पोर्शन है, ठीक है, उसको हम कहते हैं एब्डोमन, ठीक है. लोअर जो स्टमक वाला एरिया है वो कहलाता है एब्डोमन. तो वहां पे पेन स्टार्ट हो जाता है. अब देखो बच्चों, लिखने को तो यहाँ पे कोई स्टोमक पेन भी लिख सकता था, हम कह सकते थे ना कि पेट में दर्द होता है, बट एक्चुअली पेट तो उसके ऊपर होता है. एब्डोमिनल पेन होता है जहां पे एक्चुअली में हमारी इंटेस्टाइन्स होती हैं, ठीक है. तो इन टर्म्स में कभी कंफ्यूज मत होना कि हम कभी कभी बच्चे क्या करते हैं कि एब्डोमन की जगह स्टमक यूज कर लेते हैं, मतलब इंटरचेंजेबल इन दोनों वर्ड्स को यूज कर लेते हैं, बट एक्चुअली में इन दोनों वर्ड्स में डिफरेंस है और यही मेन डिफरेंस है, लोकेशन का मेन डिफरेंस है. तो एब्डोमन में पेन स्टार्ट होगा और क्रैम्प्स हो जाएंगे, मतलब ऐसे मसल ऐसा लगेगा कि इंटेस्टाइन्स में ना कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, पेन हो जाएगा, बहुत ज्यादा पेन होगा, ठीक है. ये इसका साइन है. एक इसका साइन है, ये आपको बड़े अच्छे से याद रखना है. स्टूल विद एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लोट. जो एक्सक्रीटा होगा उसमें बहुत सारा म्यूकस आएगा और कुछ ब्लड के क्लोट्स आने शुरू होंगे, ठीक है. जब ये विजिबल सिम्टम आपको दिख जाए ना तो आप समझ लेना कि यू गॉट इन्फेक्टेड बाय एंटअमीबा हिस्टोलिटिका, मतलब आपके पेट में इन्फेक्शन हो चुका है, इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो चुका है. कब? क्योंकि ये बाकी के जो सिम्टम्स है ना, ये बाकी की डिजीज में भी देखने को मिलती है, बट ये जो पर्टिकुलर सिम्टम है ना, ये आपके इंटेस्टाइन में जब इन्फेक्शन होगा तभी ये सिम्टम हमें दिखाई देता है, क्योंकि ब्लड और म्यूकस तभी आता है, ठीक है. तो ये आपको याद रखना है कि इस डिजीज में एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लोट आने लगे तो हमें समझ जाना चाहिए. अब ये रीजन क्या है कि ये म्यूकस कहां से आता है और ये ब्लड कहां से आता है? दिस पैथोजन दैट इज Entamoeba histolytica
इट इन्फेक्ट्स आर लार्ज इंटेस्टाइन। जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है ये वहां पे जाके हमको इन्फेक्ट करता है। और ये चीज आपको पता होगा कि हमारी जो इंटेस्टाइन है ना वो एब्जॉर्प्शन करती है, ठीक है, क्योंकि डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन तो वहीं से होता है, इंटेस्टाइन से। तो वहां पे ब्लड सप्लाई मैक्सिमम होती है, ठीक है, बहुत सारी आर्टरी वेन्स, ये सारी चीजें, आर्टरीज मतलब आप कह सकते हो कैपिलरीज मैक्सिमम होती है वहां पे। तो उनको रैप्चर कर देते हैं, उनमें ना ये छेद कर देते हैं, जिसकी वजह से ब्लड आना शुरू हो जाता है। और ये चीज तो हमें पता ही होगा कि जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है ना, इट इज लाइंड बाय द म्यूकस फॉर द इजी पैसेज ऑफ एक्सक्रीटा, ठीक है। तो वो म्यूकस का अमाउंट भी इंक्रीज हो जाता है क्योंकि इन्फेक्शन हो गया इंटेस्टाइन में, और ब्लड क्लॉट आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये इसका मेन रीजन है कि वो इंटेस्टाइनल एरिया में जाके इन्फेक्ट करता है। अब आप ना एक इमेज देखो, आपको स्क्रीन पे एक इमेज दिखाई दे रही होगी कि जनरली हम ना कहीं से भी पानी पी लेते हैं, ऐसे नल का पानी नॉर्मल हमने टैप वाटर पी लिया, ऐसे ही कहीं से भी किसी नदी से, झरने से पानी पी लिया। तो अब पॉल्यूशन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, इसकी वजह से ये डिजीज होने के मैक्सिमम चांसेस हैं। तो हमें ट्राई करना चाहिए कि हम प्यूरिफाइड वाटर ही पिए या फिर बॉइल्ड वाटर ही पिए। एक चीज आपने सुनी होगी, बहुत कॉमन सी चीज है, जनरली हम न्यूज में सुनते हैं या फिर आपने और भी कहीं से सुना होगा कि जब भी बाढ़ अफेक्टेड एरियाज है ना, फ्लड अफेक्टेड एरियाज, वहां पे कुछ डिजीज हो जाती है। बाढ़ जाने के बाद में, बाढ़ का जो पानी चला जाता है उसके बाद में वहां भयंकर बीमारियां उभरती हैं। तो वो बीमारियां एक तो यही होती हैं कि कोलेरा हो जाता है, डिसेंट्री हो जाती है, ठीक है, क्योंकि सब कुछ कॉन्टामिनेटेड हो चुका है। और ये सारी डिजीज का जो ट्रांसमिशन है ना, ये कॉन्टामिनेशन की वजह से ही होता है कि व्हेन फूड एंड वाटर गेट्स कॉन्टामिनेटेड, ये सारी डिजीज हो जाती हैं। अब कुछ ऐसी डिजीज भी हैं जो मॉस्किटो की वजह से हो जाते हैं, लाइक डेंगू एंड मलेरिया, ठीक है। ये उन एरियाज में ये मैक्सिमम डिजीज होने के चांसेस हैं। तो हमें ये एक अवेयरनेस हमें होनी चाहिए, ठीक है, कि इन सबको कैसे ट्रीट करना चाहिए, या फिर हमें अपने आप को पहले, अगर हम किसी ऐसे एरिया में रहते हैं तो हमें अपने आप को पहले से प्रिपेयर्ड रखना चाहिए कि ये डिजीज फैलने के चांसेस हैं। तो ये वाली डिजीज हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट विल बी डिस्कसिंग अबाउट मलेरिया। मलेरिया में आपको एक चीज तो पता होगी कि हर 2 दिन बाद फीवर आएगा, और बड़ी ठंडी के साथ में फीवर आएगा, मतलब बहुत जोर से ठंडी लगेगी और फीवर आएगा। ये 2 चीजें आपको पता है और ये दोनों चीजें सही हैं। अब हम डिजीज डिस्कस करेंगे, दैट इज मलेरिया, ठीक है। अब इसका जो पैथोजन है, पैथोजन तो प्रोटोजोआ ही है, जो प्रोटोजोआ ग्रुप का एक मेंबर है, दैट इज प्लाज्मोडियम। लेकिन उसकी ना अलग अलग स्पीसीज हैं। प्लाज्मोडियम तो एक जीनस है, उसकी अलग अलग स्पीसीज हैं, ठीक है। ये प्लाज्मोडियम है, इसका पैथोजन। लेकिन इसमें भी 3 टाइप के प्लाज्मोडियम है। वन इज प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया एंड प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, ठीक है। ये 3 टाइप के स्पीसीज हैं, किसके? प्लाज्मोडियम की ही स्पीसीज हैं ये, वाइवेक्स, मलेरिया एंड फैल्सीपेरम। ये तीनों टाइप की जो स्पीसीज है ना, ये मलेरिया कोज करती हैं। अब इन 3 में से सबसे ज्यादा डेंजरस है वो है फैल्सीपेरम, ठीक है। जो फैल्सीपेरम वाली जो स्पीसीज है ना, वो भयंकर मलेरिया करती है, बड़ी फैटल भी हो सकती है लाइफ के लिए, जानलेवा भी हो सकती है, ठीक है। अब इसका ट्रांसमिशन कैसे होगा, ये आता कैसे? ये तो आप सबको पता है कि मच्छर के काटने से होता है, बट कौन से मच्छर के काटने से होता है? दैट इज फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, ठीक है। ये जो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो होता है ना, सिर्फ इसी के अंदर पाया जाता है ये पैथोजन, ठीक है, मेल में नहीं पाया जाता है। तो जो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो है ना, अगर ये इन्फेक्टेड है और ये हमें बाइट करेगी तो इसका पैथोजन हमारे बॉडी में आ जाएगा। इसको मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी, पहले हम इसके साइंस एंड सिम्टम्स देख लेते हैं। हाई फीवर, ये आपको पहले से भी पता है, विद चिल, ठीक है। ये 2 चीजें होती है, एक तो ठंड के साथ में कपकपी के साथ में बुखार आएगा, दूसरा वो जो फीवर है ना हर दूसरे तीसरे दिन आएगा, मतलब 48 घंटा उसका एक एवरेज टाइम है कि हर 48 घंटे के बाद में फीवर आएगा। इतना आपको समझ में आ गया, ये चीजें आपको पहले से पता थी।
ये आपको अब पता लग गई है कि फीमेल मॉस्किटो की बाइट की वजह से होता है, और 3 इसकी स्पीसीज हैं प्लाज्मोडियम की, वाइवेक्स, मलेरिया एंड फैल्सीफेरम। इसको ना मार्क कर लो एक बार, ये बोर्ड में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है कि 3 स्पीसीज बताइए आप प्लाज्मोडियम की, तो आपको याद होना चाहिए वाइवेक्स, मलेरिया एंड फैल्सीफेरम। ये भी पता होना चाहिए इन तीनों में से सबसे ज्यादा डेंजरस कौन सी है, फैल्सीफेरम है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम इसकी लाइफ साइकिल डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली में इसका इन्फेक्शन होता कैसे है। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। ठीक है, कि कैसे ये अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है। एंड इट रिक्वायर्स 2 होस्ट, 2 होस्ट की जरूरत पड़ती है इसको अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने में। किसको, प्लाज्मोडियम को। एक होस्ट है ह्यूमन और एक है मॉस्किटो, ये 2 होस्ट हैं। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मॉस्किटो से, कि मान लो कोई फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो है एंड इट इज इन्फेक्टेड बाय प्लाज्मोडियम, उसकी बॉडी के अंदर पहले से ही प्लाज्मोडियम प्रेजेंट है। अब वो किसी हेल्दी ह्यूमन को बाइट करेगी। ठीक है, जब ये हेल्दी ह्यूमन को बाइट करेगी तो वो प्लाज्मोडियम को ट्रांसफर कर देगी। ठीक है, कहां पे, ह्यूमन को ट्रांसफर कर देगी, लेकिन एक स्टेज में ट्रांसफर करेगी, दैट इज स्पोरोजोइट। ठीक है, एक प्लाज्मोडियम विल गेट मॉडिफाइड इनटू स्पोरोजोइट, और वो स्पोरोजोइट फीमेल एनोफिलीज की बाइट के साथ में ह्यूमन की बॉडी में एंटर कर गया। इतना समझ में आ गया। तो आपसे यहां से क्वेश्चन बनेगा, इन्फेक्टिव स्टेज पूछा जाएगा, इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम। तो आपको याद रखना है स्पोरोजोइट। ठीक है, क्योंकि 2 में आप कंफ्यूज हो गए, एक है हीमोजोइन, एक है स्पोरोजोइट। ठीक है, स्पोरोजोइट याद रखना है, इट इज द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम, जो कि सबसे पहले इनिशियल इन्फेक्शन होता है ना ह्यूमन बॉडी में, वो इसी स्टेज से होता है, ये वाली स्टेज है स्पोरोजोइट। अब ह्यूमन में आ गया है स्पोरोजोइट। अब ये स्पोरोजोइट लिवर में एंटर करेगा। ठीक है, हमारी बॉडी में ब्लड के थ्रू लिवर में चला जाएगा, और लिवर में ये मल्टीप्लाई करना शुरू करेगा। मल्टीप्लाई कैसे करेगा, रिप्रोडक्शन के थ्रू ही करेगा। तो यहाँ पे जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो है एसेक्सुअल। तो ये चीज भी आप मार्क कर लो, आपको याद होना चाहिए कि लिवर में एसेक्सुअल मल्टीप्लाई हो रहा है, एसेक्सुअली मल्टीप्लाई कर रहा है। कौन, स्पोरोजोइट यानी कि प्लाज्मोडियम इस वाली स्टेज में एंटर हुआ था और लिवर में चला गया है, वहां पे एसेक्सुअली अपना रिप्रोड्यूस कर रहा है। उसके बाद में लिवर के सेल्स को बर्स्ट करके फोड़ के बाहर निकलेगा, कहाँ आएगा, आरबीसी में आएगा, हमारे रेड ब्लड सेल में एंटर मारेगा। ठीक है, और वहां पे फिर से एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेगा। तो आपको याद रखना है, पहला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ कर रहा था, लिवर में, दूसरा आरबीसी में। अब जब आरबीसी में भी ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है, उसके बाद में ये आरबीसी को भी बर्स्ट करेगा, उसको भी फोड़ेगा और बाहर निकलेगा। लेकिन जब ये आरबीसी को बर्स्ट करता है ना, तो साथ में एक टॉक्सिन रिलीज करता है, उस टॉक्सिन को हम कहते हैं हीमोजोइन। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इसको स्टार मार्क कर लो अच्छे से। गिनती की 3 चीजें मैं आपको बता रही हूँ, एक इन्फेक्टिव स्टेज दैट इज स्पोरोजोइट, सेकंड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, 2 मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। अभी तक हमने एसेक्सुअल देखा है, पहला एसेक्सुअल लिवर में देखा है, दूसरा आरबीसी में देखा है। अब जो हीमोजोइन जो रिलीज हो रहा है वो कब हो रहा है, जब आरबीसी बर्स्ट हो रहा है। ठीक है, तो हीमोजोइन निकला। ये जो हीमोजोइन टॉक्सिन है ना, यही रीजन है हाई फीवर एंड चिल का। मतलब जो इसके सिम्टम्स हमने देखे थे ना कि ठंडी लगती है और बुखार आता है, ये हीमोजोइन टॉक्सिन की वजह से ही आता है। और ये जो हीमोजोइन टॉक्सिन रिलीज होता है ना, ये हर 2 दिन में रिलीज होता है, यानी कि 48 घंटे में। तो फीवर इसी वजह से मलेरिया में 48 घंटे में फीवर आता है, क्योंकि यहां से यहां तक की साइकिल कंप्लीट करने में ये 2 दिन लेता है, 2 दिन का टाइम लेता है। ठीक है, एसेक्सुअली जो रिप्रोड्यूस कर रहा है ना लिवर में, उसके बाद में आरबीसी में 2 दिन लग जाते हैं इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने में, और उसके बाद में जब ये बर्स्ट करके निकलता है ना, तो हीमोजोइन रिलीज होता है। तो आपको ये समझ में आ गई कि चिल और फीवर वाली स्टेज कौन सी है, हीमोजोइन है। इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी है, स्पोरोजोइट है। अब ये वापस से ये टॉक्सिन रिलीज हो गया, बर्स्ट हुआ आरबीसी, टॉक्सिन रिलीज हुआ, अब वापस से कहां एंटर करेगा, वापस से आरबीसी में ही एंटर करेगा। तो आपको याद रखना है, आरबीसी में 2 बार एंटर करता है, एक बार एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के लिए और सेकेंड टाइम सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के लिए। अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करेगा। कौन कर रहा है, ये समझ में आ रहा है कि ये सब कहानी किसके बारे में चल रही है, ये प्लाज्मोडियम के बारे में चल रही है। ठीक है, जो कि एक प्रोटोजोआ है। अब आरबीसी में एक सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा, और एक चीज हमें पता है कि जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो गैमेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जब वो गैमेट आपस में फ्यूज होते हैं तभी तो आगे जाइगोट बन के एम्ब्रियो बाकी का डेवलपमेंट होता है, ये आप पढ़ चुके हो। तो आप इतना समझो कि अब दूसरी बार आरबीसी में एंटर हुआ है, तो किस चीज के लिए एंटर हुआ है,
अब ये अपने रिप्रोडक्शन के लिए एंटर हुआ है, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। गैमेट का फॉर्मेशन हो गया आरबीसी में। अब ये गैमेट हमारे ब्लड में घूम रहे हैं, ठीक है, आराम से घूम रहे हैं। कोई भी फीमेल एनोफिलीज जो कि इन्फेक्टेड है या नहीं है, अगर वो बाइट करता है तो ये गैमेट किसके पास चले गए, ये उस मॉस्किटो के पास में चले गए, मतलब फीमेल एनोफिलीज की बॉडी में चले गए। फीमेल एनोफिलीज बॉडी में जाके उसकी गट में इनका फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब हमारी बॉडी से उसने गैमेट को कलेक्ट किया है, लेकिन फर्टिलाइजेशन कहाँ करवाएगी, जाके अपनी गट में करवाएगी। कौन, फीमेल एनोफिलीज। अब फीमेल एनोफिलीज की गट में फर्टिलाइजेशन हो रहा है किसका, गैमेट का, प्लाज्मोडियम के गैमेट का। तो ये क्वेश्चन यहां से बनता है कि फर्टिलाइजेशन कहां पे होता है गैमेट्स का, तो आपको याद रखना है इन द इंटेस्टाइन ऑफ फीमेल एनोफिलीज। ये आपको याद रखना है, इसको मार्क कर लो। जगह थोड़ी कम थी इसलिए बहुत कंजेस्टेड लग रहा होगा, बट समझने की कोशिश करो इस चीज को। तो अब यहाँ फीमेल एनोफिलीज की गट में क्या हो चुका है, फर्टिलाइजेशन हो चुका है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद में वो स्पोरोजोइड की फॉर्म में माइग्रेट कर जाएंगे उसके सलाइवरी ग्लैंड में। मतलब जैसे ह्यूमन में हम समझते हैं तो हम बोलते हैं ना कि फर्टिलाइजेशन के बाद में जाइगोट बनता है, फिर एम्ब्रियो बनता है। तो ये समझ लो कि प्लाज्मोडियम का जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बन रहा है आफ्टर फर्टिलाइजेशन वो कहलाएगा स्पोरोजोइड, ठीक है। हालांकि 2-3 स्टेजेस और आती हैं, बट हमारी बुक में इतना ही दिया हुआ है तो हमें इतना ही पढ़ना है कि स्पोरोजोइड जाके इकट्ठा हो जाता है सलाइवरी ग्लैंड में। इंटेस्टाइन से निकल के कहा जाएगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन, सलाइवरी ग्लैंड में। वहां जाके ये कलेक्ट हो गया, इकट्ठा हो गया। अब जैसे ही वो बाइट करता है, फीमेल एनोफिलीज किसी को भी बाइट करेगा तो सलाइवरी ग्लैंड से सीधा निकल के उस ह्यूमन बॉडी में आ जाता है। तो अब आपको समझ में आ गया कि ये स्पोरोजोइड एक्चुअली में कहां से आ रहा है, ये उसकी सलाइवरी ग्लैंड में कलेक्टेड है, वहां पे स्टोर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। जब वो काटती है, बाइट करती है, तो वो उसके सलाइवरी ग्लैंड से दूसरे ह्यूमन में ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। तो समझ में आ गया कि ये कैसे प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल कैसे चलती है, कि कैसे ये अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर रहा है। अब आप स्क्रीन पे भी देखो, आपकी एनसीईआरटी में भी गिवन है, सेम चीज आपकी एनसीईआरटी में भी गिवन है कि कैसे फीमेल एनोफिलीज बाइट करता है, स्पोरोजोइड इन्फेक्टिव स्टेज को एंटर करता है, लिवर में जाके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसके बाद में आरबीसी में एंटर करता है एंड एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, हीमोजोइन को रिलीज करता है, अगेन सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करता है आरबीसी में, और उसके बाद में फाइनली वो गैमेट का फॉर्मेशन करता है। और वो गैमेट जब कोई फीमेल एनोफिलीज कलेक्ट करती है तो उसकी गट में जाके उनका फर्टिलाइजेशन होता है, और जो फर्टिलाइजेशन होने के बाद में जो स्पोरोजोइड का फॉर्मेशन होगा वो जाके सलाइवरी ग्लैंड में कलेक्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट टाइम वो फीमेल एनोफिलीज किसी को भी बाइट करेगी, किसी भी हेल्दी पर्सन को बाइट करेगी, तो वो स्पोरोजोइड उसमें ट्रांसमिट कर देगी। समझ में आया। यहाँ पे आज हमने सिर्फ प्रोटोजोवन डिजीज को ही डिस्कस किया है। एक हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, कौन सा था वो, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के बारे में पढ़ा था कि वो कौन सी डिजीज कॉज करता है, अमीबाइसिस। और अब हमने मलेरिया के बारे में पढ़ा। ये टॉपिक हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम कुछ फंगल डिजीज के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत छोटा सा टॉपिक है, और उसका मेन हम स्टडी करेंगे उसके बाद में इम्यूनोलॉजी को, ठीक है। तो मेन जो हमारा चैप्टर है वहां से स्टार्ट होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।